हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? आज की जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें ज़्यादातर सारे क्यू एन ए हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस किसी के दिमाग में आते हैं प्रिपरेशन करने से पहले या फिर एग्ज़ाम से पहले, तो उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब मैं देने वाली हूँ कि मैंने उन मतलब जब मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आए थे तो मैंने उनको कैसे टैकल किया था। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हीं की वजह से हमको बहुत सी मतलब एंजाइटी फेस करनी पड़ती है। जबकि मतलब ये इतनी बीरबल की खिचड़ी जैसा तो कुछ होता नहीं है। हम अगर अच्छे से तैयारी करें तो हमारा एग्ज़ाम अच्छे मतलब क्लियर हो सकता है इजीली। ये जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने गूगल पे सर्च किए थे एग्ज़ाम देने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले। ऐसे क्वेश्चंस मैंने खुद सर्च किए थे, पर इनके जो कोई स्ट्रॉन्ग आंसर होते हैं ना, मुझे ज़्यादा मिले नहीं थे। तो मैंने क्या किया था, खुद ही मतलब अपनी तैयारी पर ही फोकस किया। और अपने एक सीनियर थी, उनसे मैंने थोड़ी बहुत सलाह ली थी कि मुझे क्या करना चाहिए। पर ऐसे क्वेश्चंस का दिमाग में आना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ना हमें एक डीमोटिवेशन सी भी फील होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है बीच में ही हम इस एग्ज़ाम को छोड़ दें, क्यों अपने अपने 70,000 के करीब जो रुपए लगते हैं उनको बर्बाद करें। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा मतलब हमें करना नहीं चाहिए। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब मेरे ही क्या, वो मोस्टली सभी के दिमाग में आते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया, या फिर जो भी देने वाले हैं उनके भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई गूगल से देख के, जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। दो दो या तीन लोगों ने वो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे थे, तो मैंने उनकी लिस्ट बनाई और उनके आंसर देने की मैं अब कोशिश करूँगी। तो देखो, ये क्वेश्चंस की लिस्ट क्या, मैंने एक कॉपी मतलब मेरी नोटबुक है, उसी में मैंने ये सारे क्वेश्चंस ऐसे लिख लिए थे। तो इन सभी क्वेश्चंस की मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे आपको आंसर दूंगी, कैसे टैकल करना है। तो अब मैं क्वेश्चंस आपके सामने बताती हूँ, उनके आंसर देने का ट्राई करूँगी अच्छे से, जो आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम के टाइम पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑन दी सीपीसी एग्ज़ाम। ये वाला क्वेश्चन तो हर किसी के दिमाग में आता ही होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी उनके मॉक टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत ही बड़े बड़े होते थे, दो दो तीन तीन पेज के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मैं तो यही सोचा करती थी कि मेरा मतलब एग्ज़ाम मतलब टाइम पर पूरा होगा या नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस में 10 केस स्टडी होती हैं लास्ट में, वही होती हैं मतलब बड़ी बड़ी, उसमें से एक दो ही होंगी तुम्हारी जो कि 2-3 पेज की हो सकती हैं, नहीं तो मोस्टली 1 पेज वाली केस स्टडी आती है। और एक और चीज़ कि काइंड ऑफ क्वेश्चन से पहले हमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या फॉलो होता है, किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मेरी ये वाली जो नोटबुक है ना, इसमें मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे आईसीडी के, या फिर जहाँ मुझे थोड़ा भी हार्ड फील होता था, मतलब जहाँ मुझे मुश्किल सी लगती थी किसी भी सीपीटी कोड को लेकर, तो मैं उसके पॉइंटर्स बना लिया करती थी। तो उसमें ये वाली मैंने एक लिस्ट तैयार करी थी, अगर आपको दिख रही हो ध्यान से देखो। तो इस वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग देखो, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एनाटोमी में 4, कंप्लायंस में 3 और कोडिंग गाइडलाइंस में 7। और ये तो हमारे सीरीज होती हैं पूरी 10 to 60 के। और ENM और केस स्टडी से 10 क्वेश्चन आए थे। तो गाइस, हमें पैटर्न का पता होना ज़रूरी है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो यही है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कैसे भी काइंड के क्वेश्चंस हो आप उनको सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि इसमें एक टेक्निक होती है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, या फिर कुछ या कहें तो गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइंस अगर आपकी फिंगर्स पे हैं तो आप अच्छे से उनको मतलब कैसे भी बड़े छोटे कैसे भी क्वेश्चन आए सबको कर लोगे। पर इसमें ज़्यादातर सारे क्वेश्चन 3 to 4 या 5 लाइन्स के क्वेश्चंस होते हैं। और कोड्स भी ऐसे ही होते हैं, सिंगल उसमें कोड दिया होता है 3-4, या फिर किसी किसी में 3 या 4 कोड भी दिए होते हैं। मतलब कि ऐसे होगा, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या फिर इजी टाइप के, या फिर हार्ड। मतलब एक ही सीरीज में 6 क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे करके क्वेश्चंस होंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीपीसी एग्ज़ाम।
सीपीसी एग्ज़ाम को हम प्रिपेयर कैसे करें? ये क्वेश्चन तो जब आता है जब हम प्रिपरेशन तैयार करने वाले मतलब प्रिपरेशन करने वाले हों या फिर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हों, तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं हम प्रिपेयर कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए अगर आप किसी कोडिंग कंपनी में जॉब कर रहे हो तो फिर तो कंपनी आपको प्रिपरेशन करवा देती है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि नॉन कोडिंग पर्सन को या फिर इस नॉन क्वालिफाइड पर्सन को भी जॉब देते हैं और फिर अपनी तरफ से एग्ज़ाम करवाते हैं। पर कुछ कंपनियां होती हैं जो सीपीसी क्वालिफाइड को ही लेती हैं। तो ऐसे में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हो तो आपको किसी भी अच्छी कोचिंग मतलब कोई भी कोडिंग की तैयारी करवाने वाली कोचिंग हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो और कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैं वैसे मेडिकल प्रोफेशन से हूँ बट मैं किसी कोडिंग कंपनी में अभी तक मैंने कोई जॉब नहीं करी, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा ये क्वालिफाई हो गया, क्योंकि कोचिंग में जो भी उन्होंने कहा फॉलो करने के लिए मैंने वही फॉलो किया, उससे अलग मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। पर आपको उसके लिए कम से कम 30,000 रुपये की ज़रूरत होनी मतलब आपके पास होने चाहिए। 30,000 रुपये आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 30,000 मिनिमम उनकी फ़ीस होती है कोचिंग वालों की, और 70,000 हो गई एग्ज़ाम की फीस। तो 1 लाख रुपये पहले ही आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो फिर एग्ज़ाम। इज थर्ड क्वेश्चन है, इज द सीपीसी एग्ज़ाम हार्ड? तो एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके लिए हार्ड हो ही नहीं सकता। अगर तैयारी में थोड़ी भी कमी रह गई तो एग्ज़ाम चाहे इजी सा कोई सा भी हो, हार्ड हो ही जाएगा। इसलिए जो भी इसके रूल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसको उसको अच्छे से आप प्रिपेयर करना, अच्छे से तैयार करना, तो आपका एग्ज़ाम आपके लिए ईज़ी हो ही जाएगा। कुछ मतलब ये एग्ज़ाम मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने इतने मॉक टेस्ट की तैयारी कर ली थी कि एग्ज़ाम सामने आते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस पहले ही तैयार मतलब दे रखे हैं, क्वेश्चन के आंसर पहले ही कर रखे हैं। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही सही रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये पूछा है, इज द सीपीसी एग्ज़ाम हार्ड? क्या सीपीसी एग्ज़ाम हार्ड है, कठिन है? तो फ्रेंड्स सीपीसी एग्ज़ाम कठिन कुछ केसेस में मैंने भी सुना है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के मुंह से मैंने भी सुना है कि सीपीसी एग्ज़ाम बहुत हार्ड आया, बहुत ज़्यादा कठिन आया, ऐसे करके बोलते हैं। पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से तो देखा जाए कि एक एग्ज़ाम कैसा आता है, तो एग्ज़ाम हार्ड नहीं आता। तो आप किसी की बातों में मत आओ, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो और जितना भी हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो एग्ज़ाम आपको हार्ड लगेगा ही नहीं। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ गाइडलाइंस ही तो फॉलो करनी है। अगर आप गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम हार्ड हो ही नहीं सकता, चाहे वो 1 पेज का दे दें, 2 पेज का दे दें। वैसे इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। अगर केस स्टडीज़ भी आती हैं तो उसमें से 1 2 2 या 3 केस स्टडी होती हैं जो बड़ी होती हैं, नहीं तो दूसरी जो केस स्टडी आती हैं वो भी ऐसे आती हैं आधे आधे पेज की बस। तो आप उस एग्ज़ाम मतलब उन क्वेश्चंस को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आता मेरे अकॉर्डिंग। तो इसलिए इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लो कि एग्ज़ाम हार्ड है। एग्ज़ाम हार्ड नहीं आता, बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि जो भी आप मॉक टेस्ट करोगे ना वो आपको ऐसे तैयार कर देते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है आपको बहुत आसान लगने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन पे आ रही हूँ। वो पूछा है, हाउ कैन आई क्रैक सीपीसी एग्ज़ाम? तो ये क्वेश्चन गूगल पे ही मैंने देखा था, उसमें लिखा हाउ कैन आई क्रैक सीपीसी एग्ज़ाम। तो ये तो सभी के दिमाग में आता है कि कैसे भी करके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए भाई, 70 मार्क्स आ जाए बस, इतने ही मार्क्स चाहिए बस, मेरा तो क्रैक हो जाए एग्ज़ाम। यही मैं सोचा करती थी जब तक क्रैक नहीं हुआ था कि 70 मार्क्स आ जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हाउ कैन आई क्रैक सीपीसी एग्ज़ाम, इसके लिए आपको क्या करना है बताती हूँ। देखो मैंने जो किया था मैंने ये किया था। देखो गाइडलाइन सब तैयार कर लेते हैं, आईसीडी की, सीपीटी की भी गाइडलाइन सब तैयार कर लेते हैं, पर जो रह जाता है हमारा पोर्शन एनाटॉमी का, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो
जितने भी आपके एनाटॉमी के क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हो और जहाँ जहाँ भी आपकी गलती हो रही है मॉक टेस्ट में एनाटॉमी के क्वेश्चंस में, उसकी एक आप लिस्ट बना सकते हो। या फिर एक चैनल है कोडिंग पीडिया, जिनसे मैंने एनाटॉमी के क्वेश्चंस मतलब पढ़े थे। क्वेश्चंस क्या पढ़े थे, उन्होंने बताया था कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए थे और उनको मैंने याद कर लिया था, रट लिया था। और उन्हीं में से क्वेश्चंस आ गए थे और कुछ मेरी कोचिंग के क्वेश्चंस थे, उनमें से क्वेश्चंस आ गए थे। तो एनाटॉमी के क्वेश्चंस हमें मतलब जो 70 हमारा एक स्कोर होता है ना, उससे ऊपर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेना, तो आपका इजीली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा अगर आपकी गाइडलाइंस क्लियर है, तैयार है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन आई टेक CPC विदाउट एक्चुअली वर्किंग एज अ मेडिकल कोडर, व्हाट माइट बी द सक्सेस परसेंटेज। कैन आई टेक CPC विदाउट एक्चुअली वर्किंग एज अ मेडिकल कोडर, व्हाट माइट बी द सक्सेस परसेंटेज। तो क्या मैं बिना मेडिकल कोडिंग एक्सपीरियंस या वर्क के ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ और इसकी क्या परसेंटेज है, सक्सेस रेट कितना है। तो भाई मैंने जॉब नहीं करी है मेडिकल कोडिंग की, और और मेरा ये जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, तो सक्सेस रेट तो इसके अच्छे हैं ही। अगर आपने कहीं जॉब नहीं करी है मेडिकल कोडिंग की, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो, जैसे मैंने ली थी। मतलब ट्रेनिंग का मतलब है किसी भी कोचिंग में जाके आप एडमिशन ले सकते हो और वो आपकी ट्रेनिंग करवा देते हैं अच्छे से मेडिकल कोडिंग की, और आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाता है। सक्सेस रेट इसके फिर भी मेरे हिसाब से तो 90% है। 10% ही कुछ स्टूडेंट हैं जो रह जाते हैं, पर उनका भी सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर हो ही जाता है। इसमें 2 अटैम्प्ट होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ हार्ड इज इट टू फाइंड अ जॉब फॉर मेडिकल कोडिंग विद नो एक्सपीरियंस एंड न्यूली सर्टिफाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप कैसे विदाउट एक्सपीरियंस आप कैसे मतलब जॉब लोगे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। इसका आंसर ये है, अगर आप इंडिया में रहते हो तो साउथ इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कोडिंग की कंपनीज है, और नॉर्थ इंडिया में हमारा ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR का एरिया है जहाँ पर बहुत सारी मेडिकल कोडिंग की कंपनियां हैं। मेडिकल कोडिंग मतलब जो कोडर्स होते हैं उनकी पहले ही बहुत कमी है, तो इसमें बेरोजगार तो कोई रह ही नहीं सकता, जॉब आपको मिल ही जाएगी। या फिर बहुत हॉस्पिटल्स में भी कोडर्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, तो कोडिंग वाले को जॉब मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है। ठीक है, अगर आप कोचिंग के थ्रू भी जाते हो तो वो लोग भी आपकी जॉब लगवा ही देते हैं। अगर कोचिंग के थ्रू नहीं हो, कंपनी से हो, तो कंपनी में तो आपको पता ही आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो। तो और अगर इससे अलग, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो, ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में हो, क्या कह सकते हैं उसको, जैसे अरेबिक कंट्रीज़ होती हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनमें हो, तो आप कैसे मतलब विदाउट एक्सपीरियंस कैसे किसी कोडिंग कंपनी में अप्लाई करोगे। तो उसके लिए एक दुबई है, दुबई में मेडिकल कोडर्स की बहुत वैकेंसी निकलती हैं, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। वहाँ पर स्कोप भी अच्छा है और सैलरी भी वो अच्छी खासी देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी वीडियो का, Q&A का। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आई थिंक बोरिंग भी लगने लगे वीडियो, इसलिए आज के लिए इतना ही। मेरे से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच। और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ भी सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं इतनी ही है। थैंक यू सो मच।